बचेगा वही जो रचेगा, बचेगा वही जो रचेगा, ईश्वर की तरह नहीं, मनुष्य की तरह। पत्थर बींधते, चाक घुमाते, कलम चलाते, उगाते धान, पालते हुए गर्भ में एक नया प्राण। बचेगा वही जो रचेगा, कल्पनाओं में नहीं, स्मृतियों में नहीं, किंवदंतियों में नहीं, मानव गान में। जो रचेगा वही बचेगा। बचेगा लेकिन बचता बचाता हुआ, टांगे दौड़ाता हुआ, पहिया घुमाता हुआ, विधाता की तरह दीर्घकाय भवनों के खाली कमरों में या शिलाओं की निष्प्राण भीड़ में नहीं, आदमियों के बीच, आदमियों के साथ, आदमियों की सी ऊंचाई पर रास्ता होगा। वही बचता रहेगा, बचेगा वही जो रचेगा। नमस्कार, भारतीय नाट्य अकादमी के कार्यक्रम रंगनाद में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं मुश्ताक काक जी, जो जम्मू कश्मीर से हैं। इन्होंने बहुत ढेर सारा रंगमंच किया है। दिल्ली के श्री राम सेंटर में क्रिएटिव डायरेक्टर रहे हैं, आर्टिस्टिक डायरेक्टर रहे हैं, अनगिनत नाटकों का निर्देशन किया है और नाट्य निर्देशन के लिए इन्हें राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आइए स्वागत करते हैं मुश्ताक काक जी का। नमस्कार मुश्ताक जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ विभान। बस बढ़िया। मतलब पैंडेमिक के बाद सब जूझ जाज के आज हम लोग मुखातिब हो पा रहे हैं इतने अरसे बाद। जी जी जी। तो मुश्ताक भाई, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं प्रारंभिक चरण में यही जानना चाहूंगा कि आपका बचपन कैसा रहा, कहाँ गुजरा, कैसे रहे? ओके विभांशु भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया और भारत हिंदू नाट्य अकेडमी का शुक्रिया और उन तमाम जो फैकल्टी है उनका शुक्रिया, और जो नई फैकल्टी वहां पे आई है उनको मुबारकबाद। और भारत हिंदू नाट्य अकेडमी के जितने भी छात्र हैं, जितने स्टूडेंट हैं, उनको मेरी तरफ से बधाई हो। मेरा दौर जो शुरू हुआ था रंगमंच का, वो स्कूल टाइम में हो गया। स्कूल टाइम में मैं क्रिसमस वो फंक्शन होता था, क्योंकि मैं मिशनरी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। तो 25 दिसंबर पे फंक्शन होता था। उससे पहले ही, छुट्टियों से पहले ही बाइबल की कहानी जीसस की बर्थ पे प्ले होता था। तो मैं उसमें, मुझे सबसे पहले वो बनाया जाता था, सेंटा क्लॉस बनाया जाता, लाल रंग के कपड़े पहना के, सफेद साड़ी। आज मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ मैं आज मेरी ओरिजिनल है यार, आज मेरी ओरिजिनल है। अब कोई नहीं बनाता मेरा को सेंटा फ्रैक। तो वो दाढ़ी वाड़ी लगा के, तो मैं घूम रहा हूँ, बच्चों को टॉफी दे रहा हूँ, घंटी बजा रहे, सब बच्चे मुझे देख रहे हैं मेरी तरफ। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं। मतलब आज मैं इस तरह हटके, मैं ऐसे भी स्कूल में होता हूँ तब नहीं कोई इतना देखता, आज मुझे देख रहे। तो मैंने कहा आज मैं नट बना हुआ हूँ या कुछ इस तरीके का मेरा आज हुलिया बना है, इसलिए ये लोग मुझे आज देख रहे हैं। तो वहां से एक सवाल जागा अपने अंदर। फिर क्रिसमस के प्ले होते थे, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। फिर उसके बाद मैं रेडियो स्टेशन पहुंचा, वहां पे मेरी मुलाकात रेडियो के ड्रामा सेक्शन में थे, रतन कलसी जी, वो मेरे गुरु समान हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो पहला अवसर मुझे उन्होंने दिया, एक पंजाबी नाटक था पुखी पुख। उसमें मुझे, मैं तब यंग था और मुझे 85 ईयर और 90 के बीच का कैरेक्टर करना था। और मैं जोशीला बहुत था तब, गुस्सा बहुत आता था। तो वो कुछ लाइंस करते करते कुछ हो जाता था, तो कोई इधर से बोलता था, जैसे रिहर्सल में होता है अमूमन, हम अमेच्योर ग्रुप्स में रिहर्सल हो रहे, अरे यार ऐसा कर लेना यार, क्या कर रहा है तू। तो जो कोई सीनियर होता वो थोड़ा सा अकड़ में बात करता, तो मैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। हम धन धना के बकवास बंद, चुप है। मुझे एक दिन कलसी साहब ने बिठा के कहा कि बेटा सुनो मुश्ताक, तूने रंगमंच करना है, एक्टिंग करनी। मैंने कहा हाँ। कहते पहले, सबसे पहले अपने अंदर एक सब्र पैदा कर, पेशेंस, वो बहुत जरूरी है बेटा, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। जोशीलापन बाद में दिखाते रहना, लेकिन अभी तुमने सीखना है। अभी तुम्हें 10 यहां से भी कुछ सुनने को मिलेगा, इधर से भी सुनने को मिलेगा, तुम्हारे अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो यही पहली
कुंजी है तुम्हारी रंगमंच की दुनिया की। मैंने कहा ठीक। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने आप को उसमें ढालता गया और काम करता गया, और काम करते करते मेरा सफर आगे चलता गया। मैं नाटक करता रहा एज ए एक्टर के तौर पे, और मैं एक्टर ही बनने घर से निकला था, एक्टर के तौर पे। फिर चलते चलते क्या हुआ कि ग्रुप में जो कलसी साहब थे, हमारे हेड थे, वो उनकी ट्रांसफर हो गई। कोई ग्रुप में बच्चा नहीं कोई डायरेक्शन करने के लिए, तो मैं बाहर से किसी बड़े सीनियर को कहना आप हमारा प्ले डायरेक्ट कीजिए। तो ग्रुप में कहने लगे यार कब तक हम बाहर वालों लोगों को बुलाते रहेंगे, कब तक। हालांकि वो पैसे वैसे का कोई सवाल नहीं होता था, उनको पेमेंट वगैरह नहीं। कहता हम अपने अंदर क्यों ना कोई तैयार करें, हमें वेट करना पड़ता है, कोई आएगा। तो मुश्ताक तुम प्ले डायरेक्ट करो। और मैंने कहा यार क्या करते हो, मैं एक्टर हूँ यार, मैंने एक्टिंग करनी है, मैं डायरेक्शन नहीं करूंगा। कहने लगे नहीं तुम प्ले करो। तो मैंने एक प्ले चुना, डॉक्टर शंकर शेष जी का नाटक है आधी रात के बाद। मैंने वो चुना, रिहर्सल की। अब मैं उसमें एक्ट भी कर रहा हूँ, उसको डिजाइन भी कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, तो प्ले चल रहा है। तो हमारी स्टेट एकेडमी का एनुअल ड्रामा फेस्टिवल था, उसमें वो नाटक होना था। और उसमें ये होता है कि 1.5 घंटे की अवधि का नाटक करना होता है, ड्यूरेशन जो होती है। तो अगर शॉर्ट हो जाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आपको प्रोडक्शन फीस नहीं मिलेगी। अब नाटक शुरू हुआ तो विभांशु भाई आधा घंटा नाटक सही चला, उसके बाद हम ब्लैंक हो गए, बिल्कुल भूल गए कि क्या है लाइंस, कुछ नहीं। मेरे साथ जो चोर का करेक्टर कर रहा था वो मुझे ट्रैक पे ला रहा है, इधर से घुमा, जैसे को एक्टर करता है बेचारा, जी, जी। एक एक्टर भूल जाता है, को एक्टर घुमाता है इधर, मुझे समझना है। मैं अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि साला 1-1.5 घंटा पूरा नहीं होगा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इतने दिन की मेहनत, पैसे नहीं मिलेंगे हमें। तो मैं मूवमेंट लेता रहा हूँ, कभी पानी का गिलास, बड़ा बहुत ही मतलब रियलिज्म के बीच में चला गया हुआ था कि पानी को जितना टाइम लगेगा गिलास में डालने पीने के, फुटेज ले रहा था। जो हम फिल्म लाइन में या टेलीविजन की लाइन में कहते हैं फुटेज ले रहा था, वो ले रहा था। और वो बेचारा तंग पड़ रहा था, चोर जो चोर का करेक्टर कर रहा था, कि मैं इसको ला रहा हूँ। इतनी देर मुझे लगा कि ठहरो यार मैं पता करता हूँ। मैं चोर को मैंने बोला कि तुम बैठो मैं अभी आता हूँ। मैं बाहर गया तो मेरे मित्र थे बाहर विंग के एग्जिटली, वो गाली पे मेरे पे क्या कर रहा है यार तू। मैं भूल गया, मुझे ये बताओ अभी कितना टाइम और रह गया है। कहता आधा घंटा भी है प्ले को। मैंने कहा अच्छा। तो इतनी देर दूसरा एक मित्र दौड़ता है, कहता यार स्क्रिप्ट तेरे टेबल पे पड़ी हुई है, वहां से पढ़ ले। मैंने कहा ओके। मैंने फिर एंट्री ली, जाके कुर्सी पे बैठे, पानी का गिलास पिया, फाइल खोली, स्क्रिप्ट का वो पन्ना लाया जहां पे आधा घंटा कवर हो जाए। तो मैं टेबल पे बैठ के लाइन बोलता रहा, वो चोर बेचारा उसको करता, 1.5 घंटा पूरा नाटक का हो गया। कहने का तात्पर्य ये कि वो मेरा नाटक, पहला नाटक कमाल का सुपर फ्लॉप हुआ। और क्या उम्र, मुश्ताक भाई उम्र क्या रही होगी उस वक्त? अरे भाई मैं क्या बताऊं, तब मैं 11th 12th क्लास का स्टूडेंट था यार, शुरुआती दौर था मेरा जी, रंगमंच का। जी, जी। इतना अनुभव भी इकट्ठा नहीं हुआ था, तो फ्लॉप हो गया नाटक। लेकिन मैं आज मानता हूं कि वो बहुत अच्छा हुआ, फ्लॉप हुआ। अगर वो नाटक फ्लॉप नहीं हुआ होता तो आज मैं आपके सामने नहीं खड़ा हुआ। आज जो मुझे रंगमंच ने मुकाम दिया है वो नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद मेरे अंदर एक अलग सा जोश जाग गया था। मेरी गलती मुझे बहुत बहुत उकसाती रही करने के लिए। तो मैं फिर उसके बाद काम करता रहा। उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी की, आपको मालूम है कि वो यंग डायरेक्टर स्कीम थी, उसमें मेरा पहला नाटक था देवयानी, जो गना संस्थान ऑडिटोरियम है यहाँ पे, मेरा ख्याल है लखनऊ में है। लखनऊ, लखनऊ में लखनऊ, है ना गना लखनऊ। संस्थान जी, ऑडिटोरियम, जी, पुराना ऑडिटोरियम पे। वहां पे नाटक का मंचन हुआ। और वो नाटक इतना बढ़िया हुआ, इतनी कवरेज मुझे मिली। दूसरे दिन सेमिनार में लोगों ने बहुत सराहा, सवाल जवाब हुए। तो वो नाटक से मेरा पड़ाव नेशनल सीन पे आने का शुरू हो गया। वो नाटक करता रहा, फिर और प्लेस किए खूब, जितने कर सका। तब भाई यहाँ रोकूंगा कि असफलताओं से ही आदमी सीखता है, और पहला नाटक आपका असफल रहा, उसी ने आपको एक जुनून, एक अलग सा जज्बा पैदा किया कि कुछ आगे करना है। लेकिन क्या, क्योंकि शौकिया तौर पे जब आप पढ़ रहे थे तब नाटक करना, और जब आप प्रोफेशनल ढंग से कदम रख दिए कि अब मुझे नाटक ही करना है, तो फैमिली का क्या रुख था, परिवार का क्या सपोर्ट था? ये आज के रंग कर्म की दुविधा है।
दुविधा में फंसा पड़ा हुआ है रंग कर्म। हम बड़े जोश से कर रहे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद दस्ती मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई, तो मेरे पास एक सिक्योरिटी अपनी आ गई और मैंने अपना मैक्सिमम टाइम थिएटर में दिया, नौकरी में मैंने बहुत कम टाइम दिया। नौकरी में मैं हमेशा सस्पेंड रहता था, तो 6 महीने के बाद बहाल हो जाता था, 6 महीने की सैलरी मिल जाती थी, उसमें से कुछ पैसा घर में दे देते थे, कुछ पैसा लेके नाटक, फिर नाटक। तो मैंने सरकारी नौकरी कोई 21 साल की है, 21 ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। लेकिन उसके बाद जब श्रीराम सेंटर आने का मौका मिला तो मैंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन मैंने तब रिस्क लिया जब मैंने नौकरी छोड़ के मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली श्रीराम सेंटर में मालूम नहीं, आप भी श्रीराम सेंटर की रेपेटरी में रहे हैं, वहां का मालूम नहीं है कब कौन वहां, जितना लंबा टाइम मैंने उस रेपेटरी में उस सेंटर में दिया, शायद किसी डायरेक्टर का इतना बड़ा टेनोर रहा होगा। राजेंद्र नाथ जी का टेनोर रहा है, उसके बाद कोई डायरेक्टर वहां पे साल 1.5 साल से ज्यादा टिका नहीं। तो वो मैंने वहां काम किया, लेकिन एक स्टेज पे आके मैंने नौकरी छोड़ दी और मैंने इसको एज ए प्रोफेशनल तौर पे ले लिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि शुरुआती दौर में मेरे पास सरकारी नौकरी थी, वो मेरे को एक सपोर्ट मिली हुई थी, है ना। तो मेरी शादी भी हो चुकी थी, बच्चे भी थे, तो वो नौकरी जो थी वो मेरी 31 तारीख को बागार मिल जाती थी, तो वो एक सिक्योरिटी थी। लेकिन जो बेचारे पूरे तौर पे रंग कर्म में आ रहे हैं, उनके लिए मैं यही आजकल कहता हूं कि भैया, रंगमंच पे या रंग कर्म में आने से पहले अपने आप से सवाल पूछ लो कि मैं क्यों जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा वहां, मैं किस लिए करूंगा। अगर आप आदमी को, उस कलाकार को अपने आप से ये सवाल पूछ के अपने आप से ये जवाब मिल जाएंगे, वो आने वाले वक्त में फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम ही यहां आ जाती है, शौक आता है, शौक से वो एकेडमिक में चले जाते हैं। एकेडमिक से मेरा मतलब है कुछ बच्चे एनएसडी चले जाते हैं, कुछ बीएनए में आ जाते हैं, कुछ इंडियन थिएटर में चले जाते हैं, अलग अलग जगहों पे। लेकिन उसका जब पास होते हैं, लास्ट वाले जो 6 महीने रह जाते हैं, वो दिमाग में चलना शुरू, अब हमने बाहर निकलना है तो क्या करना है। एकेडमी के अंदर आपको अच्छे अच्छे डायरेक्टर मिल जाते हैं, आप बिजी रहते हैं उसमें, काम है। लेकिन उसके बाद 6 महीने जब रह जाते हैं आपको बाहर निकलने के लिए, तब आपकी घंटी बजती है। फिर आप सोचते हैं क्या करूं, रेपेटरी में जाऊं, ये जाऊं। अगर आदमी अपने आप से क्लियर होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने सरकारी नौकरी 20 साल के करने के बाद छोड़ी। लाइफ में एक रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपने भी एक रिस्क लेके दिल्ली आए थे। वही है एक ना, हर कलाकार को मतलब इस तरह की दुविधा से और इस तरह के संघर्ष से तो निकलना ही पड़ेगा कि अगर आपका क्या कन्विक्शन है, आप किस तरह की सोच पे हैं, उसी पे। वरना बिल्कुल सही बात आपने की कि जो विद्यालय, नाट्य विद्यालयों के स्टूडेंट्स हैं, वो आखिरी दौर में जब 5-6 महीने वाकई उनका मतलब एकदम घबराए से रहते हैं कि किस दिशा में अब जाएं, अब कहाँ। अब तो 3 साल या 2 साल हमने यहाँ गुजार लिया, बड़ी मस्ती से सब कुछ सिक्योर था, अब एकदम इनसिक्योर, एक बिल्कुल सड़क पे खड़े होने वाले हैं, तो वहां से किस दिशा में, किस चौराहे पे गुजरने वाले हैं, वो एक सवाल तो रहता है। और लेकिन मैं एक बात कहूंगा मुश्ताक भाई कि जब आप जम्मू कश्मीर में लगातार मतलब नौकरी के कवच के साथ काम करते हुए फिर भी मुतवातिर रंगमंच करते रहे हैं, और जब वहां से निकल के आप दिल्ली के रंगमंच में आते हैं, वो चाहे श्रीराम के बहाने, सेंटर की नौकरी के बहाने, वहां के डायरेक्टर बन के, तो आपको दिल्ली के रंगमंच और आप जो यहाँ जम्मू कश्मीर में रंगमंच कर रहे थे, दोनों में कुछ अंतर दिखाई दिया, किसी तरह का फर्क? मैं बताता हूँ उसमें फर्क। विभांशु भाई, 3 चीजों में आता है, मैं उसको 3 चीजों में बांटता हूँ। जम्मू में मैं जब काम कर रहा था तो मैं अमेच्योर ग्रुप हमारा होता, शौकिया तौर पे सारे लोग होते हैं। कोई उसमें ऑटो चलाने वाला भी है, उसमें डॉक्टर भी है, उसमें टीचर भी है। मेरा कहने का मतलब कि वो जितने लोग ग्रुप में होते हैं, उनका मेंटल लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। उनके साथ काम करने का तरीका अलग है। उन लोगों के साथ क्योंकि उनका एक बंधा हुआ टाइम है कि भाई हम शाम वो 5 बजे के बाद ही आएंगे और अपना 2-3 घंटे काम करेंगे, उसके बाद उनके घर की घंटी बज जाती है। तो वो तरीका एक अलग होता है काम करने का। और जब आप दिल्ली आ जाते हैं, आपके पास एक इंस्टीट्यूशन है
जिसमें एक प्रोफेशनल रेपेटरी कंपनी है, जहां पे एक प्रोफेशनल ट्रेंड एक्टर आपके पास बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ आप एकेडमिक भी चला रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट्स हैं। वहां पे जाके जो अमूमन प्रॉब्लम आती है, हम लोग जो करते हैं, मैं नहीं उसमें बिलीव करता हूँ, मेरा अपना एक सोच और मैं उस सोच में काम कर रहा हूँ। जैसे कि जब मैं स्टूडेंट्स के साथ प्रोडक्शन करता हूँ या स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ, तो वहां पे मेरा टीचर एंड स्टूडेंट प्रोडक्शन प्रोसेस रहता है। वहां पे मेरा टीचर और स्टूडेंट का प्रोडक्शन प्रोसेस रहता है। वो स्टूडेंट है, मैंने उनको सिखाना है, मैंने उनको पढ़ाना है, मैंने उनको तैयार करना है। जब हम रेपेटरी में चले जाते हैं, वहां प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, वहां पे मेरा जो काम करने का तरीका वो डायरेक्टर और एक्टर प्रोडक्शन प्रोसेस। मेरी टेक्निकल टीम मेरे साथ रेपेटरी में खड़ा है, मेरा लाइट डिजाइनर खड़ा है, मेरा कॉस्ट्यूम डिजाइनर खड़ा है, टीम है, प्रोफेशनल एक्टर, वहां पे दूसरा एटीट्यूड है। स्टूडेंट में क्या होता है, स्टूडेंट में अमूमन जो लोग टीचर हैं, वो ये सोचते हैं कि नाटक हिट होना चाहिए, जबकि ये एज ए टीचर सोचना बहुत गलत है मेरे हिसाब से। नाटक फ्लॉप हो जाए, लेकिन आपका स्टूडेंट सीख के निकल जाए, वो आपकी अचीवमेंट है एज ए टीचर, एज ए ड्रामा टीचर। तो वो टीचर स्टूडेंट्स प्रोडक्शन प्रोसेस है। मैं जब करता हूं नाटक, तो मैं 3 कास्ट बनाता हूं, 3 कास्ट का करता हूं नाटक, और मैं कभी फिक्स करके नहीं बताता हूं कि तुमने किसके साथ शो करना है। वो शो से एक दिन पहले मैं टीम अनाउंस करता हूं, कल जो शो करेंगे वो ये लोग होंगे। क्योंकि वो पब्लिक, जब शो हो तो क्या करना है, इम्तिहान तो वहां पे है। जो सिखाया है उसकी परख मैंने वहां देखनी है। ऐसे तो हम रिहर्सल 1 महीना किसी के साथ, को एक्टर के साथ करते हैं, 4 कदम इधर जाना, तू इधर देखेगा, मैं इधर से आऊंगा, तो ये होगा। वो जो फिक्सिंग है वो नहीं मैं स्टूडेंट्स के साथ करता। स्टूडेंट्स प्रोडक्शन के साथ मेरा ज्यादा रहता है इंस्टेंट, टक से क्या निकलता है, तुम्हें क्या फील होता है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारा संवादों में सब टेक्स्ट क्या चल रहा है। अब उसका टोन टेक्सचर अलग है को एक्टर का, तुम्हारा आज दूसरा है, कल तुमने तीसरा करेक्टर करना है। और एक एक्टर, स्टूडेंट के तौर पे एक एक्टर 3-3 करेक्टर मैं उनसे करवाता हूं, क्योंकि मुझे नाटक हिट नहीं करना है, मुझे नाटक बच्चों को सिखाना है। रेपेटरी में रहता है, रेपेटरी में रहता है प्रोडक्शन करना। हाँ भैया, यहां तो मुझे रिजल्ट चाहिए, यहां मुझे आउटपुट चाहिए, क्योंकि यू आर ए प्रोफेशनल एक्टर, मैं प्रोफेशनल टेक्निकल टीम है मेरे साथ, तो वहां पे ये अंतर रहता है। तो वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं श्रीराम में जब वापस जम्मू आया, तो मुझे वापस जम्मू आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं वो वाला नशा लेके यहाँ नहीं आया काम करने जम्मू वापस। जम्मू में फिर वैसे ही ऑटो वाला, रिक्शे वाला, डॉक्टर वाला वो बन गया। जहां पे किसी एकेडमी में जाते हैं एज ए पढ़ाने के लिए, तो वहां पे अपना वही स्टूडेंट वाला प्रोडक्शन। तो इसलिए मुझे कभी दुविधा नहीं आई, क्योंकि मैंने ये सारे प्रोसेस अपने बना के रखे हुए अपने पास। मुझे जिस बहुत बढ़िया, जहां पे, बहुत तो बढ़िया ये बात है कि वही कि मतलब आप स्टूडेंट्स के साथ में सिखाने पे ज्यादा जोर देते हैं बनस्पत की, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। लोग तो कहते हैं कि इतिहास रच दूंगा, इसके नहीं, बाद, इस प्रोडक्शन के बाद तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। मतलब नहीं, ये इस तरह गलत की जद्दोजहद में लोग पड़ जाते हैं। और ये फिर इसीलिए इसीलिए विवांशु भाई, आज हिंदुस्तान के किसी कोने में चला जाता हूँ, वहां कोई बच्चा श्रीराम का होता है, वो आज मुझे मिलते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं श्रीराम में, शायद आपने भी देखा होगा, मैं कभी डायरेक्टर वाली कुर्सी पे बैठा, ऑफिस में बैठा कभी नहीं दिखता था किसी, मैं फुटपाथ पे मिलता था हर एक को, क्योंकि वो वहीं से ड्रामा बनता है, वहीं से आपको चीजें मिलती। और ये बच्चे जो आज बॉम्बे में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे खुशी होती है। अभी भी मैं बॉम्बे जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ सबसे, क्योंकि उनके साथ मैंने टीचर और स्टूडेंट का वो रखा था, वो आज भी मुझे टीचर कहते हैं। मैंने उनके साथ एक्टर डायरेक्टर वाला ऑरा नहीं दिखाया। तो ये अंतर है, ये मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं जहां चला गया, मैंने किस प्रोसेस में काम करना मुझे पता है। नहीं नहीं, आपकी शैली, आपके काम को लेकर आपके चाहने वाले बहुत लोग हैं, आपके स्टूडेंट्स भी हैं, उसके अतिरिक्त भी लोग हैं, क्योंकि आप में एक तरह की सरलता है और वो बहुत बड़ी खूबी है आपके अंदर। लेकिन उस्ताद भाई, इन दिनों आप थोड़ा सा इल्मी और थोड़ा ज्यादा फिल्मी हो रहे हैं। तो, तो क्या मतलब आनंद आ रहा है, या क्या क्या कहेंगे आप? नहीं विवांशु भाई, मैं जब तक श्रीराम सेंटर में रहा, तो मैं
फिल्म को मैंने कभी नहीं तरजीह दी। मैं फिल्म को मानता ही, मैं करता ही नहीं था, नहीं करूंगा, मैंने सोचा भी नहीं। ईमानदारी की बात है कि कभी मैंने सोचा भी नहीं फिल्म के लिए। लेकिन वो उसी दौरान हमारे श्रीराम सेंटर में मुकेश छाबड़ा जो थे वो स्टूडेंट है श्रीराम सेंटर के, मेरे टाइम पे। तो वो हमेशा वो तब कास्टिंग में असिस्ट किया करते थे, जो दिल्ली लोग आते तो वो मेरे को पकड़ के ले अच्छा, मेरा लुक भी एक डिफरेंट लुक आता था, तो वो लुक आपको मालूम ही है कि फिल्मों का लुक, तो वो मुकेश छाबड़ा ने मेरे को घसीटना शुरू कर दिया उसमें फिल्मों में। तो वो सफर उस तरीके से चलना शुरू हो गया। लेकिन मैं फिल्म के साथ साथ मैंने रंगमंच नहीं छोड़ा। रंगमंच भी आप जैसे मेरा फिल्मी दौर देख रहे हैं, उसके साथ साथ मेरा मेरा रंगमंच का दौर भी देख रहे हैं। मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है मेरा अपना। मैंने डीडी कशीर के लिए, डीडी उर्दू के लिए, डीडी नेशनल के लिए सीरियल प्रोड्यूस करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, वो मेरा अलग है। लेकिन मुझे आनंद, जैसे भाई मेरा थिएटर है, मैं थिएटर आज भी नहीं छोड़ रहा हूँ। मेरा परसों जबलपुर में शो था लम्हों की मुलाकात का, तो नाटक चल रहा है, नाटक चल। फिल्मी दौर बस अब मस्ती हो रही है। अच्छा, उसमें क्या मस्ती, आजकल फिल्में कुछ ऐसे बन रही है, आतंकियों पे बन रही है। अब दाढ़ी भी बड़ी हुई है, वो एक डिफरेंट लुक मिल रहा है, तो सिक्का चल रहा है, तो हम भी चलाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है और कोई चीज। लेकिन और अच्छा, अभिनय ही तो कर रहे हैं, कोई और जाके कोई इतर काम तो नहीं कर रहे हैं ना। वो हाँ भी नहीं, एक सीखने का एक लेकिन मीडियम मैंने वो है। बैलेंस किया हुआ है, मैंने और बैलेंस किया हुआ है। मैं जी जी, वो उसको भी गुंजाइश टाइम रहनी चाहिए। प्रॉपर दे रहा हूँ, इसको भी टाइम प्रॉपर दे रहा हूँ, अपने प्रोडक्शन को भी टाइम प्रॉपर दे रहा हूँ। अच्छा लग बहुत। रहा है वहां भी करने में, वो भी एक नहीं विधा नहीं, है। क्योंकि जी मैं वही कहूँ ना, जो भी बच्चा आता है वो आके हमारे, जब हम इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में बोलते हैं नहीं सर मैं रंगमंच की सेवा करना चाहता हूँ, मैं अपने प्रांत में जाकर रंगमंच करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फोक शो। हम हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, मैं यार कि कितना फोक तुम करोगे, कितने अपना प्रांत में जाओगे, ये हमें मालूम है। हमारे नजर के सामने एक पीढ़ी गई हुई है, तो इसलिए मान जाओ कि तुमने बॉम्बे जाना है। और मैं वो आप तो बाखूबी उस दौर से वाकिफ हैं। जी जी। जो भी किसी एकेडमिक से पास होके निकलते थे आर्टिस्ट, उनका रेपेट्री में काम करने का मकसद यही होता था कि साल 2 साल रेपेट्री में काम करें, पैसा बचाएं और फिर बॉम्बे चलें। इसमें कोई दो राय, मेरे सामने बहुत एग्जांपल्स हैं, आपके दौर के टाइम से भी ये जी जी चीजें। जी, भरपूर। पूरा और पूरा उसके एक बाद एक बॉम्बे पूरी। जाए, आपके भारतेंदु नाट्य एकेडमी से कितने बच्चे आते थे श्रीराम सेंटर की रेपेट्री में, काफी लोगों ने मेरे साथ काम किया है। उसके बाद वो वहां से काम करके, पैसा जोड़ के, दिल्ली की वो स्ट्रगल करके, उसके बाद फिर बॉम्बे का रुख किया, वहां भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये चीजें जो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज का जो रंगमंच पे बच्चा आ रहा है ना, वो डबल ग्लैमर के साथ आ रहा है, वो दुविधा है। हमने जब काम किया तो हमारे सामने पैसा नहीं था, हम क्यों कर रहे हैं हमें भी नहीं पता था, बस लगे हुए थे, मजा आ रहा था कुछ, मतलब कील कांटा ठोकने में, पर्दे लटकाने में, मेकअप करने में ये। लेकिन जब फिर आगे जिंदगी की समझ आने लगी, फिर हम भी परेशान हुए। जो हम कह रहे थे ना कि 6 महीने के बाद स्टूडेंट परेशान होता है कि अब करना क्या है, तो हम में एक उम्र लग गई, हमने उम्र लगाई, उसके बाद एक उम्र पे आके स्टेज पे आ गई, यार अब शादी होगी, बच्चे होंगे, क्या होगा यार, हम कहाँ जाएंगे। तो मेरे पास सरकारी नौकरी थी एक, तो मैं उसके साथ उसके कवच में मैं खेलता गया। लेकिन कई दोस्तों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, बड़ा मुश्किल है, नुक्कड़ नाटक कर, कॉर्पोरेट सेक्टर के नाटक कर, कुछ मतलब आपको तो पता ही है मंडी हाउस का वो चौराहे पे क्या कुछ होता रहता है बेचारे, कोई उधर लगा है, कोई उधर लगा है। लेकिन हमारे रंगकर्म परफॉर्मिंग आर्ट में ये सबसे बड़ी चीज है कि हमें डेली कुआं खोदना है, पानी निकालना है, पीना है, और हमें डेली प्रूफ भी करना है अपने आप। आज आपका नाटक अगर बढ़िया अच्छा हो जाता है, जरूरी नहीं है कल वही नाटक अच्छा होगा, या उससे ऊपर जाएगा या उससे नीचे आएगा। तो हमारे लिए डेली चैलेंज है, कुआं खोदने से लेकर परफॉर्मेंस देने तक। बिल्कुल सही बात है कि आज का दौर बिल्कुल अलग ढंग से है, पिछला दौर अलग था, हमारे सामने की दुनिया एक अलग ढंग से थी। और मुझे लगता भी नहीं कि जब आप हम हिंदी रंगमंच में, जैसा आप कह रहे थे ना, लोग दुहाई देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो ना करके हमें भी इस बात को तो समझ के चलना चाहिए कि भाई रोजगार नहीं है, चीजें उस तरह से नहीं है।
नौकरी करके कौन किस तरह से कर पाएगा, एक एमेच्योर लेवल पे ही कर पाएगा। अगर पूर्णतः कोई थिएटर में आता है तो उसको एक संबल तो चाहिए किसी भी तरीके से, तो कैसे कर पाएगा। और बीवी बच्चे हो गए तो और फिर एक अतिरिक्त भार है आपके ऊपर। तो वो तो एक मुश्किलें हैं, वो एक अलग बात है। मैं एक बिल्कुल अलहदा बात मुश्ताक भाई करूंगा कि बतौर निर्देशक जब आप कोई नाटक करने जाते हैं तो नाटक के चयन में किसी विशेष बात का ख्याल रखते हैं? विभांशु, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया ये उनसे कभी पूछिएगा कि मैं क्या करता हूँ। वो सब लोग हंसते भी हैं। मैं नाटक मतलब जब करने लगता हूँ मैं ऐसे हाथ में रखता हूँ नाटक को, ऐसे तोलता हूँ और उसके बाद कहता हूँ लो रीडिंग करो यार। वो रीडिंग कर रहे होते हैं और मैं स्केच बना रहा होता हूँ, और स्केच बनाने के बाद बहुत ज्यादा खत्म होता है, भाई स्केच देता हूँ, सेट लगाओ, करते हैं शुरू। ये एक मेरा अपना तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मेरा अपना तरीका है, मैं सबको बताता हूँ कि मैं जब नाटक की, अब ये नाटक है जो रेपेटरी में करना हो या किसी संस्था के साथ जाके प्रोफेशनल तरीके से करना, तो मैं 3-4 नाटक रख लेता हूँ। उसके बाद नाटक पढ़ना शुरू किया जाता है और उसी में पता चल जाता है नाटक रीडिंग में कि ये नाटक हिट है कि गया। अब वो पूछे कैसे। अब एक्टर बैठा होता है कुर्सी के ऊपर ऐसे बैकबोन रख के, सीधा बैकबोन सीधी रख के, और नाटक पढ़ते पढ़ते वो ऐसे होना शुरू हो जाता है। ऐसे चेयर में आपने देखा होगा श्री राम सेंटर की कुर्सी वो ऐसे होती थी लेट जाना, वो कुर्सी आज भी है आपके दौर वाली। जब एक्टर उसमें ऐसे लेटना शुरू कर दे या बीच में आर्टिस्ट खड़ा होकर सर एक्सक्यूज मी मैं जरा, तो समझो ये नाटक नहीं चलेगा। मैं जब वो चीजें देखता हूं मैं नाटक को रीडिंग वहीं बंद कर देता हूं, फिर दूसरा नाटक देता हूं। जिस नाटक में सारे आर्टिस्ट ऐसे खड़े हो बैठ के नाटक को पढ़ें, वो नाटक आप हिट है, उस पे एक्टर जान लगा दें। वजह क्या है? इसकी वजह मैं बताता हूं। नाटक मैंने नहीं करना है, नाटक वो जो बैठे हैं 15-20 लोग उन्होंने करना है। जब नाटक उनको जचेगा, उनको उनके अंदर सवाल खड़ा कर रहा है नाटक सुनने के लिए, देखने के लिए, तो भैया वो जान लगा देंगे। नाटक को हिट करने के लिए वो जान लगा देंगे। तो जहां पे एक्टर ऐसे बैकबोन सीधी रख के नाटक पढ़ रहा है, आप समझ लो कि नाटक हिट है। आप अगर मेरा श्री राम सेंटर का दौर देख लें, जो मैंने नाटक वहां पे मैंने वहां पे सारे नए नाटक किए, पुराने नाटकों का मैंने नहीं किया। मैं क्यों करूं आषाढ़ का एक दिन, मैं क्यों करूं लहरों के राजहंस, मैं क्यों करूं अंधायु। वो नाटक है एकेडमी के लिए, बच्चों के लिए, उनको एक ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि वो नाटक जिन लोगों ने किए हैं उन्होंने नाटकों का एक मुकाम बनाया, उन लोगों का एक मुकाम है। मैं अपने आप को कंपैरिजन क्यों करवाऊं। मैं नाटक नया इसलिए करूंगा, उस नाटक से मैं जिंदा रहूंगा। आज की डेट में जब आप तुगलक की बात करते हैं तो कोई भी गिरीश कर्नाड को नहीं याद करता, ना बाबा कारंत को याद करता जिन्होंने अनुवाद, सीधा मनोहर सिंह जी का नाम आता है। मतलब हिंदुस्तान के रंगमंच के वाहिद एक एक्टर हैं मनोहर सिंह जी, जिनके नाम से नाटक जाने जाते। तुगलक उनके नाम से जाना जाता है, अंधा युग उत्तरा जी के नाम से जाना जाता है, महाभोज सुरीका सीकरी जी के नाम से जाना जाता है। तो ये आज की जो पीढ़ी है, इनके अंदर वो चीज नहीं है। मनोहर सिंह जी जब गुजर गए तो अलकाजी साहब ने वहां एनएसडी में कहा था कि मनोहर सिंह रिहर्सल नहीं करता था, वो परफॉर्म करता था और मुझे करवाने के लिए वो तैयार उकसाता था। तो मेरा यही तरीका रहता है नाटक चुनने का। नए नाटकों से यही होता है कि एक चैलेंज मिलता है। नहीं, मैं एक नाटक था अपने लखनऊ में ही है, ललित सिंह पोखरिया जी, वो एक बच्चों की वर्कशॉप करने के लिए, तो उनको मैंने कहा पोखरिया जी आइए नाटक लिखिए, आप मेरे लिए नाटक बनाइए। तो बताइए, तो मैंने टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना शेक्सपियर का नाटक उठाया, उनको दे दिया। कहते मुश्ताक भाई ये तो बहुत बाबा आदम का नाटक है, शेक्सपियर के नाटकों में इसका कभी जिक्र ही नहीं होता है, इसका जिक्र ही नहीं होता। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम जिक्र नहीं होता, मैंने इसीलिए तो उठाया है। मैं ओथेलो क्यों करूं, मैं मैकबेथ क्यों करूं, मैं ऐसे क्यों ना करूं।
तो वो नाटक मैंने उनको कहने लगा क्या करना है, मैं बस आप इसका अडेप्टेशन करना है, इसको ट्रांसलेशन नहीं करना है। तो मैंने टाइटल भी मैंने बोला, मैंने कहा टाइटल इसका रहेगा दिल्ली 6। क्योंकि ये इसलिए था विभांशु भाई, क्योंकि इस नाटक में अलग अलग किरदार हैं और दिल्ली का हिस्ट्री ये है कि दिल्ली का अपना कोई कल्चर ही नहीं है, दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान का कल्चर है। इसलिए टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में अलग अलग हैं, वो 2 लड़के हैं, वो दिल्ली 6 में आरती की दुकान के बेले हैं, बालम दीन, उसमें भूपेश जोशी था, वो रोल करता था। मतलब वो एमबीए करके आए, कहते हैं अब किसी को इंट्रोडक्शन करवाते हैं, माई सेल्फ बालम दीन, अब वो पुरानी रवायत के नाम रखे गए। तो इस तरीके का कंफ्लिक्ट था। पंजाब का सिक्योरिटी गार्ड था उसमें, जो नौकरानी के तौर पे घर में काम कर रही वो बंगाल की हैं, तो अलग अलग प्रांत के लगे। तो वो नाटक बहुत सक्सेसफुल हुआ, बहुत सक्सेस हुआ। तो कहने का मतलब ये था कि नाटक को जब करें तो फिर अपनी विधाओं में लाओ, अडेप्ट करो उसे, तब जाके बात बनती है। तो मेरा नाटक चुनने का बड़ा आसान तरीका रहता है, और मैं एक नाटक को ये नहीं कि आज पढ़ा और कल कर दिया, नहीं, मैं नाटकों के साथ, जो नाटक मैंने करने होते हैं उनके साथ मैं 2-2 साल 3-3 साल सफर कर रहा होता हूँ, चल रहे होते, क्योंकि मुझे पहले उसका एक धागा कहीं से मिलना चाहिए, एक्टर के लिए, मुझे डिजाइन के लिए, सब चीजों के लिए। उसके बाद मैं नाटक को मंच पे लेके आता हूँ। बहुत अच्छी बात कि मतलब जब तक आप किसी विषय से पूरी तरह से मुतमईन ना हो जाएं, उसके एक एक लेयर्स को जान न लें। और पुराने नाटकों का करने का कोई मतलब वाकई नहीं है, क्योंकि वो तो एक अपनी मुकाम पे पहुंच चुके हैं, उनकी सारी खूबियां खामियां सामने आ चुकी हैं। अब उसमें और शायद, लेकिन बहुत विपरीत बात है कि अभी भी लोग वहीं पे ठहरे हुए हैं। काफी ऐसे स्कूल, नाटक ड्रामा स्कूल भी और कई डायरेक्टर्स भी ना वहीं पे ठहरे हुए हैं। उनको उनको ये जानना ही नहीं है कि मोहन राकेश के बाद भी दुनिया कहीं आगे पहुंच चुकी है। वो वहीं पे ठहरे हैं कि आधे अधूरे के बाद कुछ लिखा ही नहीं गया, तुगलक के बाद कोई नाटक ही नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, चीजें चल रही हैं। जी सर। हाँ, मैं ये जो आपने बात कही कि लोग अभी भी उसी में फंसे, वो वाकई सही। और वो निर्देशक जो है वो डरपोक निर्देशक, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते नाटक पे, वो बने बनाई ताजा रोटी खाना चाहते। आप अपने नाटक का एग्जाम्पल ले लीजिए, महारथी का, वो लिखा जब गया तो पता नहीं था ना क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं था, कुछ कुछ नहीं। नहीं था। आपने एक ड्राफ्ट लिखा, उसके बाद निर्देशक ने उसको अपने तरीके से किया, फिर दूसरा ड्राफ्ट तैयार हुआ, फिर जब ब्लॉकिंग करते करते चेंज होती गई, ये चीज भी ऐड करो, ये करो। तो बड़े नाटक जो आषाढ़ का एक दिन ये वगैरह, वो भी मोहन राकेश शमानंद जलान के दौरान चीजें चली हैं। जी, और वो संगीत नाटक अकेडमी की जो यंग डायरेक्टर स्कीम थी वो बिल्कुल सही थी। बिल्कुल, वो एक अलग प्रक्रिया थी, उसमें नाटककार निर्देशक का तादाद में था। अरे आपका सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ का नाटक रामलीला भी तो उस नाटक का अद्भुत बिल्कुल। सा कंटेंट था वो। हाँ हाँ, राकेश रतन जी के श्याम, साथ उनका, सुरमोहन जी का एक आपस में बैठ के, यही तो एक प्रक्रिया थी ना। रतन श्याम जी का चक्रव्यूह जब आया था तो वो उसी स्कीम का नाटक था। बंसी कौल जी का जो आला अफसर नाटक आया था वो भी उसी स्कीम का था। भानु बिल्कुल। भारती का पशु गायत्री नाटक था, मैं भी उसी स्कीम की देन हूँ। आज मैं, मुझे जो मकाम में, मतलब मैं किसी एकेडमी से पास आउट नहीं हूँ, लेकिन मेरी एकेडमी वो रही है। जो आज का निर्देशक क्रिटिसिज्म सुनना नहीं चाहता, लेकिन हम सेमिनार में, आपको मालूम है, मतलब क्या उधेड़ के रख देते थे सेमिनार में। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी नाटकों की कमी नहीं है, नाटक हैं, लेकिन आज का निर्देशक अपने रिस्क नहीं लेना चाहता, जान नहीं लगाना चाहता है। वो कहता है यार आषाढ़ का एक दिन करूंगा, लोग सुन के आ जाएंगे। मतलब वो दूसरा नाटक, मैं एक नाटक करता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल लम्हों की मुलाकात, यार ये कौन सा नाटक है, ये ऐसे आएगा। हो सकता है हमारे जाने के बाद ये भी नाटक एक वैसे नाटकों में खड़े हो जाए। आपका बाबूजी नाटक कारण जी ने जब किया है, मिथिलेश्वर जी की कहानी, वो उन्होंने किया वो सारा कुछ। मुझे वो कहानी जब मैंने पढ़ी थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद जब मैं श्रीराम सेंटर में गया तो तब वो नाटक तो बंद हो चुका था, लेकिन कारण जी का देहांत हो चुका था और अंकुर जी निर्देशक थे। तो मैंने ऐसे अंकुर जी से कहा कि वो तब एक स्कीम थी कि एनएसडी वाले शो देते थे। मैंने कहा जी हमारी रेperटरी को भी एक शो दे दो। तो अंकुर जी ने कहा कौन सा नाटक है? मैंने कहा जी कारण जी का नाटक है बाबूजी, मैं उसको रिवाइव करना चाहता हूँ। कहता है यार फिर एक काम करो मुश्ताक,
तुम अभी मत करो, हमारा भारत रंग महोत्सव जो हो रहा है वो डेडिकेटेड कारण जी को, तो उसके लिए नाटक ये तैयार करो बाबूजी, तो अच्छा लगेगा। मैंने किया, मैंने वो पुरानी फाइल निकाली जिसपे वो सारा डिजाइन बना, पुराने लोग ढूंढे, उनको कहा यार वो धुनें सुनाओ, धुनें गाओ। मेरे पास तब सुभाष चंद्रा था लड़का रेपेट्री में, फिर वो अनूप त्रिवेदी था, तो कभी कभी राजेश तिवारी को भी पकड़ते थे, यार ये धुन सुना देना। वो सारा सत्यव्रत राउत का वो स्केच निकाल के मैंने सेट को बनू के नाटक किया, लेकिन नाटक कारण जी के नाम पे ही हमने किया, उसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की। उसके बाद वो नाटक जब मैंने दिल्ली में किया, उसके बाद दोबारा बाबूजी जिंदा हो गए। नहीं तो वो बाबूजी कोई नहीं जान रहा था कि बाबूजी नाम का एक नाटक हुआ है, क्योंकि कुछ लोग वो स्क्रिप्ट नटरंग में पढ़ के छोड़ देते थे, हाँ ठीक है, लेकिन करने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ऐसा। उसके बाद मेरे करने के बाद फिर काफी नाटक वो लोग करने लगे उसे। पिछले दिनों राजेश सिंह ने भी नाटक, वो मेरा स्टूडेंट भी रहा है, अच्छा है, उसने इस नाटक को एक अपने तरीके से लेके आए, लेकिन वो उसमें मानता है और वो कहता है कि इसमें जो धुनें हैं कुछ वो कारण जी की धुनें ही हैं, उसको मैंने नहीं छेड़ा है, लेकिन कुछ एक आधा ऐड किया। तो कहने का तात्पर्य कि हिंदी नाटक हैं, लेकिन आज का निर्देशक रिस्क नहीं लेना चाहता है, ये है बात। उस्ताद भाई, आपने तो अनगिनत नाटक डायरेक्ट किए हैं, लेकिन कोई एक मतलब अव्वल आपके दिमाग में, मतलब सर्वश्रेष्ठ के पैमाने पे खड़ा करेंगे किसी एक नाटक को? विभांशु, मेरे सारे बच्चे एक जैसे हैं। फिर भी मैं किसी बड़ा नहीं तो है, बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। नहीं, जिस बड़े दिन ये बेटे की आज अलग अहमियत होती है, छोटे बेटे की अलग परवरिश होती है। मेरा हर नाटक एक अपनी छवि छोड़ के चला जाता है, एक नई यादगीर छोड़ के चला जाता है। नहीं, किसी एक की प्रक्रिया या किसी एक का मतलब आकलन कभी कभी लगता है कि वो सबसे इतर रहा, वो चाहे फ्लॉप रहा हो तब भी, लेकिन उसकी प्रक्रिया में कुछ नई बात रह जाती है, उसके मंचन में कोई नई बात हो जाती है, किसी अभिनेता की प्रक्रिया से कोई बात हो जाती है, तो कहीं कोई एक नाटक तो कहीं ना कहीं खटकता रहता है कि यार मैं इसमें। जी। नहीं विभांशु, ऐसी बात नहीं है। मैंने जितने नाटक किए हैं या जिन्होंने मेरा काम देखा, मैं कभी एक स्टाइल में बंद के रहा ही नहीं। मैंने डीडी एविलो का एक ऑटोबायोग्राफी थी, चेखव इन माई लाइफ। चेखव इन माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी थी लिडिया एविलो की, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने आके बोला रेपेट्री में, मेरे कई नाटक तो रेपेट्री के एक्टरों ने लिखे हैं। गधे की आत्मकथा जो कृष्ण चंद्र जी का नावल था, अनूप त्रिवेदी से मैंने उसका करवाया। वो कहने लगा क्या करूं मैं, डू समथिंग ब्लैक एंड व्हाइट यार, तुम कागज पे कुछ काला लिख के दे दो, मैं नाटक बनाऊंगा। मैं फिर उसको तराशता था, बनाता, लेकिन मैं जब पढ़ता था नॉवल या ऑटोबायोग्राफी, तो मैं दिमाग में डिजाइन मेरा घूम जाता। मुझे सिर्फ ये है, मैं कहता हूँ यार मैं लेखक नहीं हूं, पर मुझे तुम कुछ ब्लैक एंड व्हाइट करके दे दो, फिर मैं बना लूं। तो वो उस तरीके से हुआ, गधे की आत्मकथा, गधे की वापसी। तो चेखव इन माई लाइफ जो था लीडिया एविलो का ऑटोबायोग्राफी थी, चेखव की जिंदगी पे थी। चेखव के वो आखिरी दिन थे जब वो सीगल लिख रहा था, एक रोमांटिक एंगल था, उसका एक अलग मजा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कभी एक स्टाइल, एक विधा, एक कंटेंट में कभी नहीं फंस के रह गया। मैंने अलग अलग तरीके से काम किया, मैंने एंजॉय किया। हाँ, एक आधी रात के बाद नाटक मेरा जो कह रहा हूं मैं फ्लॉप रहा। दूसरा मेरा नाटक एक जो जमा नहीं अच्छे तरीके से, वो था लोरका का ब्लड वेडिंग। वो ये नाटक ऐसे हुआ मेरे से कि आया और गया, पता भी नहीं चला। बाकी सभी नाटकों ने, कई नाटकों ने मुझे नाटकों ने चैलेंज दिए हैं। योगेश त्रिपाठी जी का नाटक है मुझे अमृता चाहिए, तो वो नाटक को आपको मालूम है साहित्य कला परिषद का वो मोहन राकेश सम्मान, उसमें वो उसको कंसोलेशन प्राइज मिला हुआ था। मैंने वो नाटक पढ़ा और साहित्य कला जेपी सिंह जी थे वहां पे, तो उन्होंने कहा मुश्ताक जी ये नाटक आपकी रेपेट्री करेगी, हम ये पैसे देंगे, ये ना ठीक है। रेपेट्री के एक्टरों के साथ नाटक पढ़ रहा हूँ, रेपेट्री के एक्टर सीधा कहते हैं कि सर ये नाटक नहीं करना है, ये है ही नहीं नाटक, है ही नहीं ये सर, रेपेट्री के स्टैंडर्ड का नाटक नहीं है। तो मैं सुनता रहा, मैंने कहा देखो भाई, ये एक असाइनमेंट है और ये हमने करना है क्योंकि हमें पैसा मिलना है। सब कहने लगे ठीक है। उसके बाद मैं
फिर मैंने उस नाटक का प्रोसेस दूसरे तरीके से, मैंने चलो यार सीन इम्प्रोवाइज करो कुछ। तो एक्टर आपको पता है बहुत शैतान होता है, वो डायरेक्टर का भी ना कन्नी काटना शुरू कर देता है मस्ती में। तो कुछ सब इम्प्रोवाइज करें तो ऊल जलूल करना शुरू कर दे, मतलब बाप ना कथक का डांस कर करके डायलॉग बोल, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं एक्टर। मैं कुछ नहीं बोला, मैं ठीक है, लेकिन उन हरकतों में जो चीज मुझे लगती है वो मैं नोट करता गया। फिर मैंने डबल कास्ट कर दी, करने लगे, फिर मैंने ब्लॉकिंग शुरू कर दी। ब्लॉकिंग जब शुरू हुई तो बीच में यही लग रहा था कि यह नाटक पिटेगा यार बुरे तरीके से, अपनी छवि एज ए एक्टर सब सोच रहे थे अपनी छवि क्यों खराब करें। तो आके आहिस्ता आहिस्ता कान में कहने लगे, सर मुझे ना क्राउड वाले सीन में खड़ा कर दो, मैं ड्रॉप कर देता, आप सिंगल कास्ट करो। ओके ओके। जो लड़का जो आर्टिस्ट वैसी हरकतें करता रहा उस नाटक में, उसके ही एलिमेंट में उसको देता गया कर। आप एक्टर परेशान हो गए, यार ये तो हमने इनकी डायरेक्टर की कन्नी काटी थी, ये तो हमसे वही करवाए रहा। वो नाटक तैयार, चित्रंजन त्रिपाठी ने म्यूजिक किया, और भाई साहब यकीन माने जेपी सिंह से पूछे, जंप पैक श्रीराम सेंटर, और बहुत अच्छा नाटक हुआ, बहुत खूबसूरत हुआ। और योगेश त्रिपाठी जी खुद वहां पे मंच पे आए, उन्होंने कहा कि नाटक का मंचन देख के मुझे आज प्रथम पुरस्कार मिला। उसके बाद हबीब साहब ने वो श्री लेडी श्रीराम के साथ करना था, तो अनूप त्रिवेदी को उन्होंने बुला के कहा, यार वो जैसे हबीब साहब कहते हैं बोलते हैं, अनूप ये उसने कैसे किया, तो उधर का उधर है। तो यह एक अलग सा अनुभव रहा नाटक करने। मुश्ताक भाई, लेकिन इतने साल आप भी रेगुलर थिएटर प्रैक्टिशनर हैं, मैं भी इतने सालों से देख रहा हूँ, इतने रंग प्रयोग हो रहे हैं, इतने नए नाटक आ रहे हैं, ऐसे तमाम शैली कृत नाटक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक मलाल, एक दर्द पहले से ठहरा हुआ है कि हिंदी रंगमंच अभी तक व्यावसायिक नहीं हो पाया। क्या वजह मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? या हम ऐसे ही बातें करते रह जाएंगे, पड़ताल करते रह जाएंगे, या ऐसे ही सवाल बना रहेगा? क्योंकि जब से मैंने आंखें खोली है थिएटर में, तब से ये सवाल ऐसे ही चला आ रहा, और हम इसकी कोई वजह ढूंढ नहीं पा रहे, या उसका कोई एक कदम आगे बढ़ नहीं पा रहे। देखिए, हम सारा दोष रंगमंच को नहीं दे सकते, कुछ दोष हमारा भी है। सबसे पहला दोष ये है, वही बात आती है ना, पहले नाटक करने वाला जो है वो नाटक तो सही चुने, फिर एक बात पे कायम हो जाए कि मैंने ये टिकट पे ही शो करना है, मैंने वाहवाही लूटने के लिए ये शो नहीं करना है। तो एक बार पिटेगा। अगर नाटक अच्छा करने वाला होगा ना विभांशु भाई, तो लोग 100 रुपए की, 200 की, 500 की टिकट दे के लेके नाटक देखने आते हैं। मुझे याद है दिल्ली 6 का जब शो हो रहा था, लाइन बाहर तक लगी हुई, और काउंटर से वो बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो जो टाइप करते थे, आप जानते हैं, वो गाते भी बहुत अच्छा थे, तो वो टिकट पे बैठे होते, लोगों ने उनके हाथ से वो टिकट वाली छीन के ले गए थे, 2500 की टिकटें गायब हो गई। तो कहने का मतलब, हम सारा दोष किसी रंगमंच को मत दें। हम क्या कर रहे हैं? सरकारी ग्रांटों पे तुम नाटक कर रहे हो यार, बर्बादी तो वहां से हुई है। मैं, कई लोग मेरे से बहुत नाराज हैं, वो जो मंत्रालय से एक इंडिविजुअल ग्रांट मिलती थी, हर एक ने, मतलब उसमें एक्टर भी डायरेक्टर बन गए, है ना, तो उनमें ग्रांट। प्रॉब्लम ये है कि हिंदी नाटक, जो हिंदी रंगमंच है, वो ग्रांटों पे टिका हुआ है, वो प्रोजेक्ट थिएटर बन के रह गया है। हाँ भाई, इधर प्रोजेक्ट दे दो, वो नाटक मिल जाएगा, इतना फंड है, बस वही हो रहा है। वो नाटक एक ही बार होता है, उसके रिपीट शो नहीं होते। आप यकीन माने, मैं कई कमेटियों में बैठा हुआ हूं ग्रांट की, मेरे पास आज रेपेटरी ग्रांट नहीं है। मैं मंत्रालय से प्रोडक्शन ग्रांट भी नहीं लेता हूं, मैं संगीत नाटक अकेडमी से कोई ग्रांट नहीं लेता हूं, जबकि मैं उनका अवार्डी हूं। मैं अपनी स्टेट से कोई ग्रांट नहीं लेता हूं। मेरे ग्रुप का अकाउंट जो होता है वो हमेशा शून्य रखता हूं, क्योंकि वही शून्य मुझे काम करने पे मजबूर करता है। मैं नाटक, फिर सब मुझे कहते, मुश्ताक तुम पैसा कहां से आ, नाटक करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो उसके लिए सीधी विधा होती है, मैं टीवी करता हूँ, फिल्म करता हूँ, मेरा पैसा आता है, मैं वहां से पैसा निकाल के इन्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद फेस्टिवल्स में शो लगते हैं, वहां से पैसा आता है, जो इन्वेस्टमेंट वाली
अमाउंट है वो निकाल दी, बाकी जो मिली खाए पिया ऐश किया, बांट दिया जयराम जी की, फिर जीरो। ये ग्रांटों वाले जो आप नोट कर लीजिए, जी जी आप जी नोट कर लीजिए, ग्रांटों में जितने लोग फंसे हुए हैं वो लेजर और कैश बुक में फंसे हुए हैं। उनके नाटक अच्छे कभी नहीं हो सकते क्योंकि उनको वोचर बनाने हैं, उनको लेजर लिखनी है, उनको डे बुक लिखनी है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास 50,000 है, मैं 50,000 वाला नाटक ही तैयार करूंगा, मैं क्यों करूं लाख वाला नाटक। या मेरा फेलोशिप भी थी विजुअल पोइट्री इन इंडियन कंटेम्प्रेरी थिएटर, उसमें मेरा यही था कि बड़ा नाटक कम साधन में कम बजट में कैसे किया जा सकता है, और मैंने किया है और मैंने करके प्रूव किया हुआ है, और वो नाटक ट्रेवल हुए। क्योंकि हम नाटक ग्रांट वाला करते हैं, बड़ा कुछ कर लेते हैं, एक बार आप लगा देते हैं झामा, उसके बाद आप जब आप, और साथ में क्या होता है कि हिंदी रंगमंच करने वाले जितने वो नाटकों को बड़े कैनवास पे बना लेते हैं, शो कर लेते हैं, उसके बाद नाटक ट्रेवल नहीं करता। नाटक ट्रेवल इसलिए नहीं करता, बड़े सेट लगा लेते हैं, बड़ी कास्ट बना लेते हैं, वो नाटक ट्रेवल। तो मैं जब भी नाटक तैयार करता हूं तो मेरे पास दिमाग में सबसे पहले ट्रेवल ख्याल में होता है कि मुझे नाटक को लेके ट्रेवल करना है। तो इसलिए वो जो हम हिंदी रंगमंच की जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। हिंदी रंगमंच मैक्सिमम ग्रांट्स पे है, जिस दिन ग्रांटें छोड़ देंगे, ग्रांट लो यार, मैं नहीं ले रहा हूं, मुझे कोई गिला भी नहीं है, ये मेरी मर्जी है, मैं क्लियर हूं, मैं कहता हूं मैं पैसा लगाता हूं, मेरे आती है, मेरे पास ऊपर वाले ने एक सोर्स ऑफ इनकम दी हुई है, मैं नाटक पे खर्च करता हूं, उसके बाद फेस्टिवल में शो लगता है, मैं नाटक अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के साइड पे रख देता हूं, क्योंकि वही उसी इन्वेस्टमेंट को मैंने दूसरे नाटक पे लगाना है। अभी जैसे आप स्कूल में मतलब एक ट्रेनिंग सेंटर में रहे, श्री राम जैसी रिपेट्री को देखा आपने, अभी माहौल आजकल का बहुत बदला हुआ है। जो नई जनरेशन आ रही है, थिएटर में आ रही है, और थिएटर के बहाने उनका कुछ और मकसद है, ग्लैमर बहुत ज्यादा छाया हुआ है। जमाना भी बदला है, समाज भी बदला है, तकनीक बदली है, डिवाइसेस बदल रही हैं। तो ऐसे में जो लोग आ रहे हैं, ये न्यू जनरेशन के लिए आप कोई किसी तरह की दिशा निर्देश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपने अनुभव से? अपने अनुभव से यही विवांशु भाई भी हम कहना चाहेंगे कि या तो रंगमंच को एक शौकिया तौर पे कर रहे हो तो शौकिया तौर पे कीजिए, और उसमें भी अच्छा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि आप शौकिया तौर पे अच्छा रंगमंच नहीं कर सकते, शौकिया तौर पे भी अच्छा रंगमंच किया जा सकता है। वो इसीलिए मैं वो कहता हूँ ना कि रंगमंच में अगर आप आ रहे हैं तो अपने आप से पूछ लो आप क्या करने जा रहे हैं। आपके माँ बाप से आपको उम्मीदें भी हैं, आप कहेंगे मैं अपना दिल खुश करूंगा, लेकिन वो माँ बाप भी तो पीछे खड़े हैं यार, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, उनकी भी उम्मीदें हैं। तो इसलिए अगर रंगमंच में आ रहे हो तो फिर ईमानदारी से आओ, और ईमानदारी से काम करोगे, कभी धोखा नहीं खाओगे, बिल्कुल चलोगे। कठिनाइयां हैं इसमें, परेशानियां हैं, वो तो भोगनी पड़ेंगी। विभांशु भाई आप दिल्ली में जब आए तो आपको भी मुझे याद है, मतलब वो जो रेलवे के जो क्वार्टर्स होते हैं, उस ऊपर टीन वाला शेड है, और सारा उस गर्मी में रहना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन आज भगवान ने आपको एक अच्छा मुकाम दिया है, लेकिन इसके पीछे तप कितना है वो लोग बच्चे नहीं समझ सकते। इसलिए तप करना पड़ेगा, तप के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन क्लियर रहो अपने आप से, आप लेकिन आज का दौर ये है कि आप रंगमंच करें लेकिन अपनी सिक्योरिटी साथ में लेके चलें। आप कंप्यूटर कर लीजिए, कहीं जॉब कर लीजिए, कुछ ना कुछ कर लीजिए, उसके साथ रंगमंच। जिस दिन आपको लगता है कि अब मैं खरा हूं, ओके आ जाओ फुल फ्लैट। मुझे लगा, मैंने नौकरी छोड़ी, श्रीराम सेंटर आया, लाइफ का रिस्क था, बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत लेकिन बड़ा मुझे रिस्क था। और जैसे मैं सरकारी नौकरी को छोड़कर आना, एक हाँ, सरकारी नौकरी, बंदी बनाई नौकरी को छोड़कर आना, जब मुझे लगा कि नहीं मैं ठीक हूं, मैंने नौकरी को खैरबाद कर दिया, और फुल फ्लैज आज मैं फुल थिएटर कर रहा हूँ, फुल यही काम कर रहा हूँ। आप ईमानदार रहिए अपने काम के साथ, सबसे बड़ी बात। अब उस्ताद भाई, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है, आपके नाटकों को देखा है, अपने नाटकों को मंचित होते देखा, करते हुए दूसरों के नाटक, अपने तमाम निर्देशकों के साथ काम किया। लेकिन पिछले 8-10 सालों में जो दिख रहा है, तमाम मतलब नाटक को फिल्म बनाने की एक कवायद हो रही है, एलईडी लाइटें बनाने, इतना चकाचौंध, न कंटेंट का पता चल रहा है, न एक्टर का पता चल रहा है, लेकिन ऐसा चकाचक सब मामला
तो मतलब मुझे तो मेरी समझ से तो परे है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये ठीक है, ये एक मतलब बदलाव आना चाहिए, इसको स्वीकारना चाहिए, लेकिन मुझे ना कंटेंट उसमें दिखता है, ना एक्टर इतने छोटे हो जाते हैं, अभिनेता जिसको हम सर्वोपरि मान रहे थे वो बौना नजर आता है इस तकनीक के आगे। उसकी प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई पढ़ाई में बड़े इज्म आ गए, है ना, सुरलिज्म आ गया, ये वाला इज्म वो वाला इज्म। ये फॉरेन जब अब्रॉड में ये चीजें जब वो करके छोड़ देते हैं, बाद में हमारे इंडियन कुछ डायरेक्टर उठा के ले आते हैं, तो वो आजकल यूट्यूब पे हम सब कुछ देख लेते हैं, हमें आके कोई नहीं दो। सबसे बड़ी बात यह है विभांशु भाई, हमारी जो बूढ़ी दादी अम्मा है ना, उसके फटे पुराने कपड़े हैं, लेकिन हम उसी की बात को लेके चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। और वो है भारत मुनि का नाट्य शास्त्र। वो हमारी बूढ़ी दादी अम्मा है। आप बड़े बड़े घरों में जाएंगे, वो जहां बड़े बड़े घरों में आप जाएंगे, वहां की जो बुजुर्ग लेडी होंगी या बुजुर्ग जो होंगे ना, जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनको एक कमरे में रख दिया जाता है। हम कभी उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं कि ये मेरी मदर है। वही हालत हमारे हिंदुस्तान के रंगमंच की है, जो बड़ी एलईडी वेलईडी लगाते हैं, क्योंकि वो एक्टर को बता नहीं सकते कि करना क्या है। वो टेक्स्ट पे इतना अबूर नहीं रखते हैं, पढ़ते नहीं है। होंगे अच्छे डायरेक्टर, लेकिन उनके नाटक फिर एक ही शो होता है, उसके ज्यादा शोज नहीं होते हैं उस नाटक में। इसलिए जो हमारी दादी अम्मा है ना, घूम के हम यार, वो उसका नाट्य शास्त्र की विधाएं इतनी है। पीटर ब्रुक तुम्हारे पास लेके आया महाभारत, तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ही महाभारत मैं बनाता तो मुझे जूते मारे जाते थे। उसमें उसने भीष्म पितामह, एक नीग्रो आदमी, पतला सा, इतनी सी फ्रेंच रखी, एक बर्छा कंधे पे रख के ऐसे खड़ा है, और यहाँ पे जो हमारे उस वक्त के जो बड़े बड़े लोग उसको देख रहे थे, वाह व्हाट इज। ठीक है, पीटर ब्रुक का एक काम है, एम्प्टी स्पेस का काम है, लेकिन पीटर ब्रुक जो कर ले आएगा, या फॉरेन का डायरेक्टर कुछ भी करवा देगा आपको, आप उसकी जयकारा करेंगे। विभांशु करेगा, मुश्ताक का करेगा, कोई और करेगा, वहां पे आपको वो पचेगी नहीं बात। इसलिए थैंक्स गॉड कि हम आज भी वही नाटक कर रहे हैं, चकाचौंध की दुनिया में नहीं है, क्योंकि हमारी वैसी स्कूलिंग नहीं हुई है और हम जानते हैं काम करना। यार सीधी सी बात है, गले में डायरेक्टर का पटा लगा हुआ है तो हम डायरेक्टर हैं, हमने नाटक बनाए हैं, ये हम कह सकते हैं। इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है, प्रूफ दिया है। जैसे मैंने कहा, मैंने नई स्क्रिप्ट की है, मैंने प्रूफ करके दिए हैं नाटक। तो वो चकाचौंध वाले जो नाटक हैं, वो आपको मालूम है, जो भी नई चीज आती है ना, बीच में एलईडीज आ गई, अच्छा बीच में सिंबलिज्म आ गया, लाल रंग का कपड़ा टंगा हुआ है, एक्टर आधा घंटा ऐसे उल्टे तीछे पीछे, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। और लेकिन वो यहाँ पे वही बात आती है कि अक्लमंद नहीं बोलेगा उसको कि ये गलत, क्योंकि वो पब्लिक में आ जाएगा। द किंग इज नेक्ड वाली कहानी है ना, राजा नंगा है, राजे को नंगा करके चला देते हैं। हाँ सर, आपके कपड़े लगे हैं। हाँ, अब कोई कहेगा कि मैं बोलूं सर आप नंगे हो, तो इसका मतलब मैं बेवकूफ हो गया। तो सब कह रहे हैं नहीं नहीं सर क्या। तभी एक बच्चा कहता है द किंग इज नेक्ड। वही है, हमारी जड़ों में जो खूबियां हैं, जैसे आपने कहा ना, भरत मुनि को दादी नानी बना के हम पर्दे में डाल देते हैं, जबकि उनकी दुआ, उनकी ब्लेसिंग में इतना कुछ है, इतना महात्मा है कि हमने उसकी पड़ताल करने के बजाय रंगरूप को ही सलाम करना चाहा, जो 7 समुंदर पार से लौट के आ रहा है, या वहां से कोई विधा आ रही, हमने उसी के सामने नतमस्तक हो गए। अब बूढ़ी दादी को छूना भी हमने परहेज कर दिया। तो यही दिक्कतें हैं। और तो आप जैसे हबीब साहब का, आप हबीब हाँ, तनवीर का उदाहरण नाटक तो बिल्कुल, जो उन्होंने उदाहरण तो शेक्सपियर वाला जो किया हुआ है, वो घूम घूम के चरणदास चोर देखो, इतनी सी बात है, कहते हैं वो पूरा नाट्य शास्त्र है, सब नाट्य शास्त्र अप्लाई हुआ है वहां। नहीं भाई, और थोड़ा सा जोर लगाने की बात है, क्योंकि मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं करना चाह रहा, लेकिन अभी पिछले दिनों मैंने महाराष्ट्र के एक गांव में वर्कशॉप की, रेजिडेंशियल वर्कशॉप थी, और खुले में जंगल में मैंने स्टेज बनाया। पत्ते बहुत इकट्ठे थे, रोज पत्ते गिरते थे, मैंने उन्हीं पत्तों को इकट्ठे करके स्टेज पे मतलब फ्लोरिंग कर दी, और प्रवासी मजदूरों का कंटेंट पकड़ा था, उन
पत्तों पे चरमराते हुए जब अभिनेता गुजर रहे थे ना, वो एक अलग सा उसका साउंड, एक अलग, उसकी एक खूबी निकल के आई। वही लौट रहे हैं, वही दर्द पैदा हो रहा है, वही पूरी उनकी कैथारसिस हो रही है। तो एक अजूबा, एक अलग, और लोगों ने भरपूर सराहा उसे। मैं आपको बताऊं विभांशु, आपको याद होगा कारंथ जी, स्वर्गीय कारंथ जी एक ही बात कहते थे, स्पीच इन म्यूजिक एंड म्यूजिक इन स्पीच। वो पत्तों की चरचराहट है, वही एक स्पीक है। पॉज के अंदर जब वो चल रहा होगा एक्टर है, तो वो उसका जो साउंड है, चरचराहट, वो एक अलग सा म्यूजिक इफेक्ट है, वो एक अलग सा म्यूजिक है। ये नई जनरेशन के पास ये चीजें नहीं है, ये मान के हमें चलना पड़ा। पूरा हाई डेक लगा के ये वो सारा चल रहा है, चलेगा, लेकिन हम नहीं बदल सकते। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत बहुत ही संवेदनशील बातें हो रही हैं, और बहुत ही सारगर्भित बातें आपसे हो रही हैं। आप कह रहे थे 1 घंटे, आप पता भी नहीं चल रहा है, घंटा खत्म होने पे जा रहा है, और अभी भी बहुत सी बातें रह गई हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं विभांशु, मुझे आज बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाना था, अपॉइंटमेंट थी। तो मैंने कहा यार, मैंने टाइम दे दिया। फिर मैंने मिसेज को कहा कि आप गाड़ी ले और बच्चे को लेके आप डॉक्टर के पास जाइए, मैं अभी ये कर लेता हूँ। ये एक कमिटमेंट है। जी जी, नहीं नहीं, आपका जुनून, आपका समर्पण, तो इसमें कोई शानी नहीं, किसी तरह का शंका शुबहा ही नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरे मन का है कि कोई सपना अधूरा है, जो मतलब ऐसा सपना जो आज भी तड़पा रहा है, कहीं विचलित कर रहा है आपको? मैं आई एम ग्रेट थैंकफुल टू गॉड यार, और अपने माता पिता की दुआओं से, अपनी फैमिली की ब्लेसिंग से आई एम हैप्पी यार। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक वक्त मुकर्रर है हर चीज का, उस वक्त पे मुझे जो चीज मिलनी है वो मिल जाती है। मुझे जब संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला तो कई लोगों के लिए हैरानगी थी यार, लेकिन वो वक्त था मेरा, तो मुझे मिल गया। तो अभी बस यही है कि अभी मुझे जो कुलबुलाहट हो रही है इन दिनों में, वो कुलबुलाहट ये हो रही है कि अब कोरोना जाने के बाद ऑडिटोरियम खुल गए हैं नाटक करने के लिए। अब कुलबुलाहट हो रही है कि यार कोई नाटक कुछ बनाया जाए, कुछ ऐसा सब है, कहीं कोई प्लेटफॉर्म पे कहाँ किया जाए, क्या किया जाए, कैसे करें। अब आजकल वो चल रहा है। तो सपने बहुत हैं, सपनों का क्या है, कोई अंत सपना नहीं है। जब दिल करता है तब सपना देख लो यार। अब मैंने फिल्म का कभी सपना ही नहीं देखा, ईमानदारी की बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं फिल्में करूंगा, एक्टिंग करूंगा, लेकिन कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि उस ऊपर वाले का शुक्रिया और दोस्तों का प्यार, बच्चों का प्यार, कि मैं जम्मू में बैठा हूँ, मैं बॉम्बे में भी नहीं होता हूँ, तो साल की 2-3 फिल्में कर लेता हूँ। अभी आपके लखनऊ में ही था मैं, पिछले दिनों मैंने आपसे बताया था वो गदर की शूटिंग। अभी 2 तारीख को फिर आ रहा हूँ लखनऊ, एक लंबे शेड्यूल के लिए। ठीक है यार, थैंक्स। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। ईश्वर करे कि आपके सारे सपने पूरे हों, क्योंकि जन्म तो यही है, इसी जन्म में सब हासिल होगा। आपने बहुत कुछ हासिल किया है, और ईश्वर आपको अभी और कई तमाम मुकाम देंगे, यही हमारी दुआ है आपके लिए। और जाते जाते इतना ही कहूंगा कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है। तो आपने हवा की ओट में भी चराग जलाए हैं, रंगमंच के, थिएटर के काम के अपने। जी, अब मैं बताता हूँ, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। जी जी जी, आपका मेरा यही है बस। जय जय जय, बिल्कुल बिल्कुल, आपने तबीयत से पत्थर उछाले हैं, हम लोग भी तबीयत से ही उछाल रहे हैं। ईश्वर करे कि ऐसे सुराग बनते रहें, और हम लोग ऐसे ही जीवंत होकर अपने काम को अंजाम देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपने ऐसे व्यस्त समय में, जब बच्चे को आपको डॉक्टर के पास ले जाना था, तब भी आपने हमारी इस आग्रह को स्वीकारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जल्दी ही आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू, थैंक यू।